वेलकम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हमने एनवीएस का जो इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन पेपर 2019 का स्टार्ट किया हुआ था, जिसके हम 20 क्वेश्चन पहले ही डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। बाकी बचे क्वेश्चंस को हम इस वीडियो के अंदर डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आपने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। इससे पहले भी हमने बहुत से क्वेश्चन पेपर्स को सोल्व किया है। अगर आपने वो भी नहीं देखे तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे, समझ आए, तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर भी करना, लाइक करना एंड सब्सक्राइब करना। आज का जो मेरा पहला क्वेश्चन है उसमें क्या बोला गया है? उसमें बोला गया है द कोस्ट पुल इन्फ्लेशन अकर व्हेन देयर इज। अब हमसे ये पूछा है क्वेश्चन के अंदर, जो कोस्टफुल इन्फ्लेशन है वो क्यों होता है, उसका रीज़न क्या है। सबसे पहली बात, कोस्टफुल इन्फ्लेशन का रिलेशन किससे होता है? सप्लाई से होता है। ठीक है, कोस्टफुल इन्फ्लेशन की वजह से किस में शिफ्ट आता है? सप्लाई में शिफ्ट आता है। ठीक है, फर्स्ट जो स्टेटमेंट है उसमें बोला गया है इंक्रीज इन वेजेस, प्रॉफिट, मार्जिन एंड टैक्सेस, कि अगर हमारी वेज रेट जो है वो बढ़ जाए, प्रॉफिट का जो मार्जिन है, मान लो किसी ने पैसा लगाया है कंपनी में, वो प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा मांगने लग जाए, या फिर टैक्सेस वगैरह ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तब क्या हमारा कोस्टफुल इन्फ्लेशन आता है। सेकंड ऑप्शन देखिए, एन इंक्रीज इन इनकम ऑफ अ पीपल, कि जब लोगों की इनकम बढ़ जाती है क्या तब जो है कोस्टफुल इन्फ्लेशन होगा। अगला पॉइंट देखिए, एन इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, कि जो लेबर काम कर रहा है आपके यहाँ पर, अगर उसकी जो प्रोडक्टिविटी है, उत्पादन करने की जो क्षमता है, अगर वो बढ़ जाती है तो क्या कोस्टफुल इन्फ्लेशन होगा। फोर्थ ऑप्शन देखिए, एन इंक्रीज इन डिमांड, अगर डिमांड बढ़ जाती है तो क्या कोस्टफुल इन्फ्लेशन होगा। अब आप क्या करिए, इन ऑप्शंस को एलिमिनेट कैसे करें। सबसे पहली बात, मैंने कहा था कोस्टफुल इन्फ्लेशन सप्लाई साइड को इफेक्ट करता है, तो सबसे पहली बात, अगर लोगों की इनकम इंक्रीज होगी तो वो डिमांड ज़्यादा करेंगे, तो वो डिमांडफुल इन्फ्लेशन को क्रिएट करेगा। तो ये ऑप्शन तो ऐसे डिलीट हो गया। अब पढ़िए अगले ऑप्शन को। अगले ऑप्शन में बोला है अगर एक प्रोडक्टिविटी लेबर की इंक्रीज हो जाती है, अगर किसी लेबर की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी तो प्रोड्यूसर के लिए तो अच्छी बात है, ये तो एक पॉजिटिव बात है, तो इससे इन्फ्लेशन कैसे आ सकता है? ये तो इन्फ्लेशन को कम करेगा, तो इसीलिए ये बात भी डिलीट हो गई। अब की अगला ऑप्शन देखिए, एन इंक्रीज इन डिमांड, अगर आपकी इकोनॉमी में डिमांड इंक्रीज होती रहेगी तो आपका इन्फ्लेशन का सवाल ही नहीं होता। तो यहाँ पर अगर डिमांड इंक्रीज होगी और डिमांड के इंक्रीज होने पर आपके पास सप्लाई नहीं है, और जो इन्फ्लेशन होगा तब वो डिमांड पुल इन्फ्लेशन होगा, ना कि सप्लाई पुल इन्फ्लेशन। इसीलिए आप फर्स्ट ऑप्शन देखिए, उसमें बोला गया है कि अगर आपकी वेज रेट बढ़ जाती है, काम करने वाले लोग ज़्यादा पैसे मांगते हैं और प्रॉफिट मार्जिन से एंटरप्रेन्योर के बढ़ जाते हैं, गवर्नमेंट ज़्यादा टैक्स लेती है, तो ऐसी सिचुएशन में जो सप्लाई है, सप्लाई करने की जो कॉस्ट आएगी प्रोडक्ट को, वो एक प्रोड्यूसर की क्या आएगी? ज़्यादा आएगी, जिसकी वजह से मान लो वो ऐसे सप्लाई कर रहा था, लेकिन अब उसकी जो उत्पादन करने की जो लागत है वो बढ़ गई है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा क्या नहीं कर पाएगा? सप्लाई नहीं कर पाएगा, और जिसकी वजह से क्या आ जाएगा इकोनॉमी में? कॉस्ट। ये सारी चीज़ क्या है उसके लिए? एक उत्पादक के लिए उसकी वेज रेट, उसका प्रॉफिट और ये टैक्सेस, एक उत्पादक के लिए तो सारी ये क्या है? कॉस्ट है। तो ये वाली सिचुएशन क्या होगी? कॉस्टफुल इन्फ्लेशन की होगी, और जिसकी वजह से प्राइजेस जो है वो बढ़ जाएंगे। तो इस क्वेश्चन में कॉस्टफुल इन्फ्लेशन का जो आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इन अ 3 सेक्टर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, कि 3 क्षेत्रीय जो सर्कुलर फ्लो है इनकम का वो है, एंड द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, अगर सरकार खर्च करती है तो उसको लीकेज कहेंगे, एंटी इन्फ्लेशनरी कहेंगे, अनप्रोडक्टिव कहेंगे, और या फिर इंजेक्शन कहेंगे। अब आप देखिए, 3 सेक्टर मॉडल हमने पढ़ा होता है ना, एक हाउस होल्ड सेक्टर होता है, एक प्रोड्यूसर सेक्टर होता है, एक गवर्नमेंट सेक्टर होता है। गवर्नमेंट क्या करती है? हाउस होल्ड सेक्टर को तरह तरह की क्या देती है? फैसिलिटीज़ देती है। प्रोडक्शन सेक्टर को भी क्या देती है? गवर्नमेंट तरह तरह की फैसिलिटी देती है। जैसे प्रोड्यूसर को गवर्नमेंट सब्सिडी देती है,
हाउस होल्ड में मान लो बच्चों को तो गवर्नमेंट ने क्या दे दी, गवर्नमेंट ने स्कॉलरशिप वगैरह दे दी, तो गवर्नमेंट हाउस होल्ड सेक्टर को भी बहुत सारी सर्विसेज देती है, प्रोडक्शन सेक्टर को भी बहुत सारे फायदे देती है। तो अगर 3 सेक्टर मॉडल है और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है तो वो एक अर्थव्यवस्था में क्या कहलाएगा, एक इंजेक्शन कहलाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट जब आर्थिक सहायता देती है तो इनके पास क्या होता है, एक इनकम जाती है प्रोड्यूसर के पास, उसके पास एक इनिशिएटिव जाता है कि उसे प्रोडक्ट बनाना चाहिए क्योंकि गवर्नमेंट उसकी हेल्प कर रही है। तो ये वाली सिचुएशन क्या होगी इकोनॉमी में, हम 2 कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं ना, इंजेक्शन पढ़ते हैं, एक विड्रॉ पढ़ते हैं। जब आप लीकेज करोगे तो ये विड्रॉ हो गया, विड्रॉ तो अच्छा नहीं माना जाता इकोनॉमिक्स में, सर्कुलर फ्लो में। तो ये क्या है कि अगर 3 सेक्टर मॉडल की बात हो रही है और गवर्नमेंट दोनों ही सेक्टर्स में खर्च कर रही है तो ये एक अर्थव्यवस्था में क्या होगा, ये इंजेक्शन का काम करेगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ना हमारा ऑप्शन नंबर 4 एक एन इंजेक्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अ स्टेटमेंट वेलफेयर इज सेड टू बी इंक्रीज और डिक्रीज if at least one person is made better off and other of worse off and with no change in position of others, who said this statement? अब हम सबको पता है ये स्टेटमेंट जो है वेलफेयर इकोनॉमिक्स में किसने दी है कि हमारे पास रिसोर्सेज जो हैं वो लिमिटेड है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये स्टेटमेंट किसने दी है कि हमारे पास रिसोर्सेज जो हैं वो लिमिटेड है, अगर हम एक पर्सन के कल्याण में या वेलफेयर में इंक्रीज करना चाहते हैं तो आपको कहीं ना कहीं दूसरे के कल्याण में क्या करना पड़ेगा, कटौती करनी पड़ेगी, क्योंकि आपके पास जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है। ये स्टेटमेंट जो है किसने दी है, हमसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है। तो ये स्टेटमेंट जो है ये जो है पैरेटो द्वारा दी गई स्टेटमेंट है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, Which of the following reforms measure was not introduced as a part of new economic reform 1991? हमने इससे रिलेटेड कल भी 2-3 क्वेश्चंस किए थे और ये वाला जो टॉपिक है एलपीजी का जो टॉपिक है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, इससे बहुत क्वेश्चन जो है पेपर्स में आए हुए हैं। तो इसमें ये बोला गया है क्वेश्चन में कि इनमें से कौन सा एक जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है उसका मेजर नहीं है या रिफॉर्म नहीं है, एक सुधार नहीं है। फर्स्ट है डेप्रिसिएशन ऑफ रुपीज़, हमने डेप्रिसिएशन तो किया था ना रुपीज़ का। सेकंड है लिबरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, हमने जब एलपीजी अपनाई लिबरलाइज, प्राइवेटाइज एंड ग्लोबलाइज, तो फर्स्ट पॉइंट ही लिबरलाइज का था, तो हमने अपने फॉरेन ट्रेड को तो लिबरलाइज किया था। एंड रिडक्शन इन फिजिकल डेफिशिएट, हमारा इन सुधारों को करने का उद्देश्य था कि हमारा जो राजकोषीय घाटा है जो बहुत ऊंचा उठ रहा है उसको हमें कम करना था। हमने कल भी बात की थी कि इंटरेस्ट रेट को कट करना ये हमारे इकोनॉमिक रिफॉर्म का ऑब्जेक्टिव नहीं था। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ पार्ट ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1985? जो राजीव गांधी थे वो एक इकोनॉमिक पॉलिसी लाए थे इंडस्ट्री की 1985 के अंदर। ये बोला गया है कि उस पॉलिसी का कौन सी बात एक पार्ट नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन में बोला है ऑप्टिमल यूज ऑफ करेंसी, कि हमें करेंसी का ऑप्टिमल यूज करना चाहिए, ये बात उसमें थी। सेकंड है अडॉप्टेशन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, उनका ये मानना था कि जितना ज़्यादा हम टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करते रहेंगे हमारा डेवलपमेंट इंडस्ट्रियल सेक्टर में उतना होता रहेगा, तो ये बात भी उस पॉलिसी के अंदर थी। प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करना, आप नई टेक्नोलॉजी लेके आओगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिकली इम्प्रूव हो जाएगी, तो ये बात भी थी। एंड फोर्थ ऑप्शन देखिए डिक्रीजिंग रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर, तो उन्होंने कभी नहीं चाहा था, उन्होंने अपनी पॉलिसी में इस बात की कोई बात ही नहीं की थी कि हमें प्राइवेट सेक्टर के रोल को डिक्रीज करना है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, टू रिस्ट्रिक्ट द प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इन्फ्लेशन द आरबीआई, अब इन्होंने कहा है कि अगर आपको प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को कम करना है, निजी जो निवेश हो रहा है उसको आपको कम करना है, लेकिन आपकी इकोनॉमी में कौन सा पीरियड चल रहा है, इन्फ्लेशन का टाइम पीरियड है। इन्फ्लेशन की सिचुएशन क्या होती है कि लोगों के पास इनकम ज़्यादा है और वो ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स और सर्विसेज की डिमांड कर रहे हैं, आप उसको पूरा नहीं कर सकती। अब इन्होंने पूछा है कि आरबीआई को क्या करना चाहिए, आरबीआई को कौन सा मेजर्स अपनाना चाहिए कि जिससे कि जो इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम हो रही है या जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को वो रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं वो क्या हो जाए, कम हो जाए। फर्स्ट ऑप्शन है राइज कर दो कैश रिजर्व रेशो,
सेकंड ऑप्शन है इंक्रीज कर दो कैश डिपॉजिट रेशो, थर्ड ऑप्शन है स्टेबलाइज कैश रिजर्व रेशो एंड फोर्थ ऑप्शन है डिक्रीज कैश रिजर्व रेशो। अब हम पढ़ते हैं, जब हम आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ते हैं तो उसमें हम कैश रिजर्व रेशो पढ़ते हैं। जब क्या होता है, आरबीआई क्या करती है, कैश रिजर्व रेशो को इंक्रीज कर देती है, तो क्या होता है, लोन जो होता है, जो कि आम पब्लिक को लोन मिलता है, वो महंगा हो जाता है, लोगों के पास इनकम नहीं जा पाती, और जब इनकम नहीं जा पाती तो इन्फ्लेशन नहीं होगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसफर पेमेंट। एक पक्षीय जो भुगतान होते हैं, इनमें से कौन सी चीज एक पक्षीय भुगतान का एग्जाम्पल है। फर्स्ट है रेंट। आप देखिए, आप किसी के घर में रहोगे तभी तो रेंट दोगे, तो ये एक पक्षीय तो नहीं हुआ। सैलरी ऑफ एमपी, किसी की भी सैलरी हो तो सैलरी जो होती है एमपी की, एमपी कोई ना कोई काम तो करता ही है तभी उसको सैलरी मिल रही है, तो इसीलिए ये भी एक पक्षीय भुगतान नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, गवर्नमेंट जो बेरोजगारी भत्ता बेरोजगारों को देती है, तो इसके बदले में हम उनको कोई सर्विस नहीं देते, तो इसीलिए जो पेमेंट है, ट्रांसफर जो पेमेंट है वो क्या कहलाएगी, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपने कोई न्यू कंप्यूटर परचेज किया है तो वो आपने अपनी इनकम से किया है, तो उसके बदले यहाँ पर कोई एक पक्षीय भुगतान नहीं हुआ है। ऑप्शन नंबर सी जिसमें बात की गई है कि अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस की जो बेरोजगारी भत्ता है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मैक्सिमम हेल्थ इंश्योरेंस कवर अंडर आयुष्मान भारत। जो आयुष्मान भारत जो योजना लाई गई थी उसमें कितना जो है जो हर किसी पर्सन का जो इंश्योरेंस है उसको कितना मैक्सिमम जो है रखा गया है कि कितना मैक्सिमम जो है एक पर्सन का जो है इंश्योरेंस किया जाएगा। तो उसका जो अमाउंट रखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वो कितना रखा था, 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस जो है हर उस पर्सन का होता है जो आयुष्मान हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम के अंदर कवर है। और 10 करोड़ फैमिलीज जो है वो इसके अंदर आती हैं। अभी आपने रिसेंट कॉन्सेप्ट सुना होगा कि बहुत लोगों के आयुष्मान कार्ड्स भी बने हुए हैं, तो ये वही गवर्नमेंट की वही स्कीम है, मैक्सिमम हेल्थ इंश्योरेंस आयुष्मान भारत। 5 लाख का उसके अंदर कवरेज है और 10 करोड़ जो फैमिलीज है इसको कवर किया गया है। और इस स्कीम की बात करें तो 2018 में इस स्कीम को जो है लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोला गया है द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश। जो हमारा जो सेंट्रल बैंक है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसकी स्टैब्लिशमेंट ईयर हमसे पूछा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 1935 के अंदर जो आरबीआई का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जिसे हम सेंट्रल बैंक बोलते हैं उसकी स्टैब्लिशमेंट हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है व्हेन द डिमांड इलास्टिसिटी ऑफ एक्सपोर्ट की डिमांड इलास्टिसिटी एंड इंपोर्ट की डिमांड इलास्टिसिटी, एक्सपोर्ट यहाँ पर है उसकी डिमांड इलास्टिसिटी प्लस इंपोर्ट की डिमांड इलास्टिसिटी उन्होंने कहा है लेस देन है किससे, सप्लाई की इलास्टिसिटी ऑफ एक्सपोर्ट और प्लस किससे, इंपोर्ट इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। अब आप देखिए हम क्या पढ़ते हैं, हम इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं मार्शल लर्नर की कंडीशन। तो वो अपनी जो मार्शल लर्नर है इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया है, तो उसमें ये समझाना चाहते हैं कि जब करेंसियों का क्या होता है, डिवैल्यूएशन होता है, मान लो इंडिया अपनी करेंसी की वैल्यू को घटा देता है, तो उस सिचुएशन में उन्होंने कंडीशंस दी थी, 3 कंडीशंस, कि कौन सी कंडीशन फेवरेबल होती है, कौन सी कंडीशन फेवरेबल नहीं होती और कौन सी कंडीशन जो है बैलेंस की होती है। तो मार्शल लर्नर ने कंडीशन में ये बताया था जब क्या होता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट की जो इलास्टिसिटी होती है, क्या होता है, एक्सपोर्ट की इलास्टिसिटी और इंपोर्ट की इलास्टिसिटी अगर वो होती है ग्रेटर देन 1, तो आपका जो बीओपी है वो आपका फेवरेबल रहेगा। अगर आपकी एक्सपोर्ट की इलास्टिसिटी प्लस इंपोर्ट की जो इलास्टिसिटी है वो लेस देन 1 रहेगी, तो ये वाली सिचुएशन क्या कहलाएगी आपके लिए, ये आपके लिए बीओपी को क्या कर देगी, बीओपी को अनफेवरेबल कर देगी, या जो डिवैल्यूएशन हुआ है उसको अनफेवरेबल कर देगी। अब इस क्वेश्चन में भी देखिए आप, इस क्वेश्चन में भी तो यही है कि आपकी डिमांड की जो इलास्टिसिटी है चाहे वो एक्सपोर्ट की हो और प्लस आपकी इंपोर्ट की डिमांड इलास्टिसिटी कम है किससे, एक्सपोर्ट की।
एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की सप्लाई इलास्टिसिटी से। इसका मतलब आपकी डिमांड इलास्टिसिटी यहाँ पर मैं कहूँ तो अगर यहाँ इलास्टिसिटी का ई लगा दूँ तो कम है सप्लाई इलास्टिसिटी से, तो ये वाली सिचुएशन क्या होगी, ये आपका डिवैल्यूएशन करने से आपकी टर्म्स ऑफ ट्रेड जो है उसको क्या कर देगी, एडवर्स कर देगी। आप इसके लिए मार्शल लर्नर की तीनों कंडीशन पढ़ना। उन्होंने कहा है कि अगर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 होती है तो टर्म्स ऑफ ट्रेड पर या बीओपी पर अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। अगर ये लेस देन 1 होती है तो जो हमारा डिवैल्यूएशन करने से हमारा टर्म्स ऑफ ट्रेड फेवर में नहीं होता। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कि डिवैल्यूएशन करने से एडवर्सली इफेक्ट होंगी हमारी टर्म्स ऑफ ट्रेड। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स करंट सीक्वेंस बताना है रैंकिंग का। अब हमें क्या पता होना चाहिए इस क्वेश्चन को करने के लिए, अब ये 2018 में आया था, हमें 2018 की रैंकिंग से अब कोई लेना देना नहीं है क्योंकि अब हम 2023 में हैं। तो हम करंट में जो रैंकिंग है इन कंट्रीज़ की, तीनों कंट्री की, उस पर बात करते हैं। अगर इंडिया की बात करें, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट 1990 में सबसे पहले जो है पहली बार पब्लिश की गई थी और इंडिया की जो इसमें रैंकिंग है वो कितनी है, 132 रैंकिंग है। अगर आप बात करो पाकिस्तान की जो रैंकिंग है 161 है और चाइना की अगर आप रैंकिंग की बात करो तो 79 है। ठीक है, तो करेक्ट अगर सीक्वेंस की भी बात होगी तो सबसे पहले आपके पास क्या आएगा, चाइना आएगा क्योंकि सबसे कम रैंकिंग का जो, फिर उसके बाद जो है इंडिया, फिर पाकिस्तान। आपको इनकी रैंकिंग पता होनी चाहिए, हमें 2018 वाली नहीं करनी, करंट की आपको लर्न होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अडॉप्शन ऑफ हैबरलर थ्योरी ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में हम हैबरलर की थ्योरी पढ़ते हैं। अब इन्होंने कहा है कि इनमें से कौन सी एक अडॉप्शन हैबरलर थ्योरी की नहीं है। फर्स्ट पढ़िए, फैक्टर आर इमोबाइल बिटवीन कंट्रीज, कि दो कंट्री हैं, ए कंट्री है और बी कंट्री है। आपके पास जो भी रिसोर्सेज है, मान लो आपके पास लेबर है, ठीक है, ए कंट्री का लेबर वो बी कंट्री में नहीं जा रहा, तो इन्होंने कहा है कि क्या ये वाली कोई रीज़न कोई भी हो, चाहे उसका सोशल रीज़न हो, इकोनॉमिकल रीज़न हो, लेकिन वो नहीं जाता, ये वाली अजप्शन क्या हैबरलर ने अपनी थ्योरी के अंदर मानी है। हाँ, उन्होंने ये वाली अजप्शन को माना है कि फैक्टर्स जो होते हैं वो मोबाइल नहीं करते कंट्रीज़ के बीच में, तो इसीलिए ये तो हो गई करेक्ट। सेकेंड अजप्शन पढ़िए, प्राइस ऑफ ईच कमोडिटी इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट। ये वाली उन्होंने बिल्कुल भी अजप्शन नहीं मानी कि हर एक प्रोडक्ट का प्राइस उसकी फिक्स कॉस्ट के बराबर होगा, ऐसी कोई अजप्शन हैबरलर ने अपनी थ्योरी में नहीं मानी। तो हमसे यही पूछा है ना कि कौन सी करेक्ट नहीं है, तो हमें ऑप्शन नंबर सेकंड में ही नोट करेक्ट मिल गई है, तो इसीलिए हम आगे नहीं जाएंगे। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट जो है हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी हम पढ़ लेते हैं कौन से ऑप्शन दिए हुए थे। ऑप्शंस में देखिए क्या दिया हुआ है, फैक्टर्स आर कंप्लीटली मोबाइल विद इन अ कंट्री। ये बात सही है, हैबरलर ने इसको ये बताया था कि मान लो अगर हम इंडिया की बात करें, हमारी कंट्री है, एक स्टेट से मान लो एक स्टेट ए है एक स्टेट बी है, जो भी हमारे पास फैक्टर्स है उत्पादन करने के, मान लो लेबर ही है, तो वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट पर आसानी से क्या हो जाता है, मोबाइल हो जाता है। लेकिन एक कंट्री से, मान लो ये इंडिया कंट्री है, ये चाइना कंट्री है, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में वो मोबाइल नहीं होना चाहता। मोबाइल का मतलब है उसकी गतिशीलता नहीं है, वो जाना नहीं चाहता, तो इसीलिए ये बात सही थी। ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज इज कम्प्लीटली फ्री एंड अनरिस्ट्रिक्टेड। उन्होंने कहा था कि जो आप ट्रेड करते हो कंट्रीज के बीच में, उसमें किसी तरह की कोई बाधा नहीं होनी चाहिए, तो ये बात भी सही है। तो वहाँ पर सिर्फ ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वही रॉन्ग है, बाकी सभी स्टेटमेंट जो है राइट है। अब हमें अगला मैच द फॉलोइंग है, ये है सेबी का एस्टेब्लिशमेंट ईयर आपसे पूछा है, तो सेबी हुआ था 1988 के अंदर हुआ था। अगला हमसे पूछा है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, एनएससी की फुल फॉर्म है ये, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जो है, इसकी एस्टेब्लिशमेंट अगर हम बात करें तो 1999 या 1998 में नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जो है उसका ईयर जो है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का ये था। और आपका ये सीसीआई क्या है, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, आपको पता है कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया कब बना था, 2002 में बना था। आईआरडीए क्या था, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी थी, तो ये कब बनाई गई थी,
इंश्योरेंस डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है ये आपकी बनाई गई थी। ऑप्शन नंबर जो सी है इसका आप जो बचा है वो इसका जो है ऑप्शन नंबर जो सी है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। कि जो सिक्योरिटी एक्सचेंज सॉरी मैंने आपको बता ही दिया कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया 2002 में बना था। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया आपका 1988 में बना था। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल आपका 1919 में बना था। और ये IRD जो है ये आपका शायद एक बार आप इसकी ना डेट चेक कर लेना, इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इस डेट में मुझे थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, एक बार आप इसको चेक कर लेना। बाकी इस वाले क्वेश्चन को मैंने आपको बता ही दिया, ये तो एक नंबर्स का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, द थ्योरी ऑफ अवेलेबिलिटी इन इंटरनेशनल ट्रेड, कि वो थ्योरी जिसमें ये बात की गई है अवेलेबिलिटी की बात की गई है वो किन्होंने प्रपोंडेट की थी, तो ये किसने की थी? ये जो थी AB वो कैरविस ने की थी। उन्होंने ये बात बताई थी अपने इंटरनेशनल ट्रेड की थ्योरी के अंदर। इन्होंने कहा था कि हर एक कंट्री जिसके पास जो भी रिसोर्सेज है जो भी अवेलेबिलिटी है उनका यूज करे और प्रोडक्शन करे। तो ये क्वेश्चन यही तो पूछा है उन्होंने कि अवेलेबिलिटी जो आपके पास उपलब्धता है आप उसी को एक ट्रेड करने का माध्यम बनाओ। जैसे इंडिया के पास लेबर है या और जो रिसोर्सेज है उनका यूज करो, उसी से आप क्या करो, उसी से आप ट्रेड करो। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी AB कैरविस राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इकोनॉमिक रिफॉर्म इन चाइना स्टार्टेड विद द रिफॉर्म इन, हमें पता है कि जैसे इंडिया में इकोनॉमिक रिफॉर्म हुए वैसे ही क्या था चाइना के अंदर भी 1978 में इकोनॉमिक रिफॉर्म हुए। तो स्टार्टिंग पॉइंट उनका क्या था? इंडस्ट्री थी, एग्रीकल्चर था, फॉरेन ट्रेड था, सर्विस थी। तो उन्होंने एग्रीकल्चर की हेल्प से कलेक्टिवली इंडस्ट्री को प्रमोट करना चाहा, लेकिन उनका पहला फोकस एग्रीकल्चर पर था। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम वाज लॉन्च टू स्ट्रेंथ एंड रिफॉर्म हायर एजुकेशन, कि कौन सा प्रोग्राम चलाया गया था जिससे कि हमारा जो हायर एजुकेशन है वो प्रमोट हो। तो कौन सा प्रोग्राम चलाया गया था? राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान जो है चलाया गया था, जिसका हमारा मोटो क्या था? जिसका हमारा मोटो था कि हमारे जो हायर एजुकेशन है उसमें क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं उनका एनरोलमेंट बढ़े, सबको शिक्षा मिले। तो ये चलाया गया था। ये कब चलाया गया था? 2013 के अंदर इसको चलाया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, इन विच मॉडल ऑफ डिओपोली फर्म एज्यूम प्राइस ऑफ अ कॉम्पिटिटर फर्म विल बी कॉन्स्टेंट, ओलिगोपोली मार्केट का कौन सा मॉडल एक ऐसा मॉडल है जिसमें ये माना जाता है कि कॉम्पिटिटिव फर्म, अगर दो फर्म है, मान लो एक ए फर्म है एक बी फर्म है, ए फर्म सोचती है कि बी फर्म प्राइस में चेंज नहीं करेगी, बी फर्म सोचती है कि ए फर्म प्राइस में चेंज नहीं करेगी, तो वो मॉडल कौन सा है? वो मॉडल जो है बर्टेन का मॉडल है। आपको पता है कि सबसे पहले बर्टेन ने ये मॉडल दिया था जिसमें उन्होंने सोचा था कि हर एक कॉम्पिटिटिव फर्म ये मान लेती है कि उसकी जो प्रतियोगी फर्म है किसी तरह से प्राइस में कोई चेंज नहीं करेगी। और जो कुरनॉट का मॉडल है वो आउटपुट बेस्ड मॉडल है, उसमें दोनों फर्म्स ये मान लेती हैं कि ए फर्म मान लेती है कि बी आउटपुट में कोई चेंज नहीं करेगी और बी फर्म मान लेती है कि ए आउटपुट में कोई चेंज नहीं करेगी। लेकिन यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर जो है ऑप्शन नंबर जो ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोला गया है विच मेथड हेल्प इन पब्लिक बोरोइंग पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कि कौन सा जो मेथड है गवर्नमेंट की हेल्प करेगा पब्लिक बोरोइंग उधार लेने में। विच मेथड हेल्प इन पब्लिक बोरोइंग, कि आपको लोगों से पैसा उधार लेना है। पब्लिक बोरोइंग समझिए ना, जो आपकी जनता है आप उससे पैसा उधार लेना चाहते हो। पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बैंक रेट पॉलिसी आपको पता है, मॉनेटरी वेरिएबल है, मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर आएगा। कैश रिजर्व रेशो भी एंड सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, जो सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल है वो भी क्या है? वो भी एक क्वालिटेटिव क्या है? क्वालिटेटिव मॉनेटरी पॉलिसी का एक वेरिएबल है। लेकिन ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या है? ओपन मार्केट ऑपरेशन में गवर्नमेंट क्या करती है? अपनी सिक्योरिटीज को बेचती है, आम पब्लिक भी उसको खरीद लेती है। क्योंकि क्वेश्चन में यही तो पूछा था कि पब्लिक बोरोइंग करनी है, पब्लिक से गवर्नमेंट पैसा उधार लेना चाहती है, तो उस सिचुएशन में उसके लिए जो सबसे सूटेबल ऑप्शन है वो क्या है?
ओपन मार्केट ऑपरेशन है। ओपन मार्केट ऑपरेशंस में वो क्या करेगी, अपनी सिक्योरिटीज़ को मार्केट्स में खुलेआम बेचेगी और जो भी प्राइस होगा, जिसके पास भी जो भी खरीदना चाहता है, गवर्नमेंट को जो भी लोन देना चाहता है, जो भी सिक्योरिटीज़ में पैसा लगाना चाहता है, वो पर्सन मार्केट से उन सिक्योरिटीज़ को गवर्नमेंट की खरीद सकता है। तो गवर्नमेंट के लिए पब्लिक बोरिंग वो कहीं से भी कर सकती है, लेकिन जो सबसे अच्छा जो ऑप्शन बचता है वो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है ओपन इकोनॉमी विद गवर्नमेंट इंटरफेरेंस एग्जिस्ट इन, कि इनमें से कौन सी इकोनॉमी है जो खुली भी रहे, ओपन भी रहे। देखो ओपन कैसे कि वहाँ पर डिमांड एंड सप्लाई को भी देखा जाए। ओपन इकोनॉमी वही तो होती है जहाँ पर आप क्या करते हो, डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को बनाते हो। साइड बाय साइड गवर्नमेंट भी आए, गवर्नमेंट को जो चीज़ सही लगती है, जो रूल एंड रेगुलेशन है वो ला सकती है। तो वो कौन सी इकोनॉमी है, आपको पता है वो मिक्स इकोनॉमी है जो हमारे इंडिया के अंदर अप्लाई होती है। इंडिया में क्या है, डिमांड एंड सप्लाई के बेस पे भी प्रोडक्ट बनता है, लेकिन टाइम टाइम पे गवर्नमेंट को अगर लगता है कि इंटरफेरेंस करना चाहिए तो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस करती है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मिक्स इकोनॉमी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ग्राफिकल मेथड इज यूज टू मेजर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड इनकम, कि कौन सा मेथड है जिसकी आपसे हेल्प से आपको ये पता लगता है कि आपको डिस्ट्रीब्यूशन, हमारे देश में जो इनकम का और वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा है। अब हमने एक बार क्वेश्चन तो बहुत बार कर लिया कि लॉरेंस कर्व एक ऐसा कर्व है जो आपको ये बताता है कि आपके यहाँ पर कितनी इनकम इनइक्वालिटी है। ये कर्व परफेक्ट इक्वालिटी की लाइन होती है। किसी की इनकम और वेल्थ जितनी कम या ज़्यादा होती है, इनके बीच का जो डिफरेंस होता है आपको हमेशा बता देता है कि कितनी इनकम इनइक्वालिटी है या कितनी वेल्थ की इनइक्वालिटी है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी लॉरेंस कर्व जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बस आप क्या करना, जो एक क्वेश्चन अभी हमने किया ना कॉम्पिटिटिव कमीशन वाला, इसमें ना थोड़ा नंबर्स का है, मुझे इस वाले क्वेश्चन के अंदर सिक्योरिटी एक्सचेंज वाला ये और इसमें ना ये दो तो मुझे कंफर्म है, लेकिन इन दोनों का जो ईयर है ना वो भी मुझे ध्यान नहीं आ रहा। तो आप इसको एक बार गूगल पे सर्च कर लेना। बाकी आज हमारे इस क्वेश्चन पेपर के 40 क्वेश्चंस हो चुके हैं, बाकी इसमें 20 क्वेश्चंस और बचे हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। उसके बाद इस वीडियो की PDF आपको जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। आई होप सो आपको क्वेश्चन समझ आए होंगे, अच्छे लगे होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।